नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल कालचक्र। मित्रों, आदरणीय दीदी के साथ हम आज बाधक ग्रह, उनका क्या संबंध है ज्योतिष में, उसको समझने और सीखने के लिए बैठे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। एक्चुअली बाधक ग्रह या बाधक भाव, इसको लेकर हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी बहुत चर्चा हुई है। जातक चंद्रिका जो है एक हमारा पुराना ग्रंथ, उसका मैं आपको उदाहरण देकर बताती हूँ कि उस ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि कुंडली में कौन कौन से भाव जो हैं बाधक भाव कहलाते हैं। इसके लिए हमारी जो 12 राशियां हैं उनको चर, स्थिर और द्विस्वभावक, इन 3 तरह की राशियों में विभाजित किया गया है। मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चर राशियां कहलाती हैं। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये स्थिर राशियां कहलाती हैं। और मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये द्विस्वभावक राशियां कहलाती हैं। इनका अपना अपना नेचर रहता है, लेकिन जो बाधक स्थान है या बाधक भाव है, उनको इन तीनों ही विशेषताओं के आधार पर निर्धारित किया गया है। जैसे चर राशियां हैं, चर लग्न, ये लग्न पर होनी चाहिए। चर राशि कोई भी, चाहे वहां मेष हो, चाहे वहां कर्क हो, चाहे वहां तुला हो, चाहे वहां मकर हो, ये लग्न पर जो भी राशियां होती है। और एक चीज है कि ये 4 राशियों का, 4 राशियों का विभाजन है। तो ये चारों राशियां अगर लग्न पे कोई भी चर होती है तो केंद्र के चारों स्थानों पे चर राशि ही आएगी। अगर स्थिर राशि होती है तो केंद्र के चारों स्थानों पर स्थिर राशि आएगी। और द्विस्वभावक राशि है तो मिथुन, कन्या, धनु और मीन, चारों स्थानों पर द्विस्वभावक राशि आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि चर लग्न वालों के लिए जो बाधक स्थान है, इन तीनों तरह से बाधक स्थानों का विभाजन किया गया है। तो चर लग्न वालों के लिए जो बाधक स्थान है, जैसे मेष, कर्क, तुला और मकर, इनके लिए एकादश भाव और वहां पर स्थित ग्रह, वो बाधक भाव और बाधक ग्रह कहलाते हैं। इसी प्रकार वृषभ, सिंह, वृश्चिक और धनु, ये स्थिर लग्न है। इनके लिए जो बाधक भाव है वो नवा भाव है और वहां पर स्थित ग्रह। और मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये चारों जो हैं द्विस्वभावक राशियां जब केंद्र पर होती हैं या लग्न पर होती हैं तो ये द्विस्वभावक कहलाती है। इनके लिए जो बाधक भाव होता है वो सप्तम भाव होता है। अब यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव सबके लिए मारक भाव है, निर्विवादित रूप से। उसमें भी सप्तम भाव ज्यादा स्ट्रांग मारक भाव कहा गया है, क्योंकि ये दोनों भाव जो हैं, द्वितीय भाव और सप्तम भाव, हमारे जो आयु स्थान है, तृतीय भाव और अष्टम भाव, इनके व्यय भाव हैं, मतलब इनके 12th हाउस है। इसलिए ये हमारे लिए मारक कहे गए। अब हमारे यहाँ समस्या जो आती है वो ये आती है कि बहुत से विद्वान बाधक भाव का या बाधक भाव के स्वामी का या बाधक भाव में स्थित ग्रह का जो फल लेते हैं वो इस तरह लेते हैं कि वो हर चीज में बाधा पहुंचाता है। ये एक भ्रम फैला हुआ है हमारे ज्योतिष संसार में, लेकिन ये जो है गलत है। सभी कार्यों में बाधा नहीं पहुंचाता कोई भी बाधक ग्रह। लेकिन ये जो एकादश भाव या नवम भाव या सप्तम भाव का स्वामी किसी भी लग्न के जातक के लिए, जिसके की लिए वो बाधक होता है, उनके लिए स्वास्थ्य स्वास्थ्य और आयु को प्रभावित करता है, केवल स्वास्थ्य और उसकी आयु को। और वो भी तब यदि वो वहां स्थित ग्रह या वहां का स्वामी लग्न और छठा, लग्न या अष्टम, लग्न या द्वादश, इन दोनों दोनों भावों के ग्रुप के साथ किसी भी तरह से मेल खा रहा हो या उनसे जुड़ा हो या उनका कारक हो, तो वो हमारे स्वास्थ्य विषयक समस्याओं में बाधा पहुंचाता है। और जब उन ग्रहों की दशा अंतर्दशा चलती है तब वो अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहता है। यदि कुंडली में दीर्घायु योग होता है, वो हमें देखना पड़ता है, तो फिर जातक थोड़ा बहुत तकलीफ उठाता है, उसे ऐसी कोई समस्या नहीं आती है, बीमारी झेल के वो ठीक हो जाता है। लेकिन यदि जातक की पूर्णायु हो चुकी है, उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है और उसकी मृत्यु सन्निकट है, तो फिर ये ग्रह जो है बाधक भाव के स्वामी या वहां पर स्थित ग्रह जातक को मृत्यु तक ले जा सकते।
लेकिन इसका ये कभी भी अर्थ नहीं माना जाना चाहिए कि ये जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में बाधा पहुंचाते हैं या उसको प्रभावित करते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। इस चीज को हम देख लें, जैसे कि हम चर लग्न, हम सबसे पहले उदाहरण के लिए देख लेते हैं। चर लग्न में मेष लग्न आती है। मेष लग्न के लिए शनि एकादश भाव का स्वामी और शनि दशम भाव का भी स्वामी है। तो शनि की महादशा अंतरदशा यदि चलती है, तो जहां तक शनि का संबंध है, अपनी दशा अंतरदशा में वो उसको रोगी होने में मदद कर सकता है और ठीक नहीं होने देगा यदि व्यक्ति का लग्न, शनि जो है लग्न से छठे भाव से, अष्टम भाव से या द्वादश भाव से जुड़ा हो, या एकादश भाव में स्थित कोई भी ग्रह लग्न छठा, लग्न एकादश या लग्न अष्टम से जुड़ा हुआ, तो उसके स्वास्थ्य को खराब करेगा और ठीक भी नहीं होने देगा। लेकिन व्यक्ति के व्यवसाय या नौकरी में कोई भी बाधा नहीं खड़ी करेगा, क्योंकि वो दशम और एकादश भाव का है ना। तो इस प्रकार जो भी ग्रह चर लग्न वालों के लिए एकादश भाव में स्थित हुआ, या स्थित ग्रह कोई ग्रह वहां बैठा हुआ है उसके भी नक्षत्र में हुआ, तो और शनि के नक्षत्र में हुआ, या फिर तो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है वो, लेकिन अन्य किसी लाभ को प्रभावित नहीं कर। ठीक है। अब आता है कर्क लग्न, सेकेंड जो लग्न है। कर्क लग्न में जो है तुला राशि जो है इसकी चतुर्थ भाव में पड़ती है और वृषभ राशि जो है एकादश भाव में पड़ती है। तो अर्थात शुक्र जो है इन लोगों के लिए बाधक भाव का स्वामी है। तो शुक्र जो है इनकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे फल देगा, वाहन सुख भी उपलब्ध कराएगा। हाँ, यदि शुक्र किसी भी भाव में स्थित है जहां पर लग्न और छठे भाव या आठवें भाव से जुड़ता है, तो अपनी दशा अंतरदशा में स्वास्थ्य की परेशानियां खड़ी करेगा, उनको ठीक नहीं होने देगा और स्वास्थ्य में बाधा पहुंचाएगा या स्वस्थ होने में बाधा पहुंचाएगा जब भी उसकी दशा अंतरदशा चलेगी। इसी प्रकार तुला लग्न वाले जातकों के लिए एकादश भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य जो है सिंह राशि का स्वामी है। यदि वो लग्न पे ही आ जाता है मान लीजिए सीधा, तो एक तो वो नीच का हो गया, दूसरा वो लग्न से जुड़ गया बाधक भाव का स्वामी। और यदि मान लीजिए तुला राशि में गुरु के नक्षत्र में है, क्योंकि तुला राशि में गुरु का नक्षत्र होता है विशाख, तो आप समझ लीजिए वो छठे भाव से भी जुड़ गया। तो अब लग्न में बैठा हुआ सूर्य ही गुरु के नक्षत्र में यदि है और नीच का भी हो गया है, तो ऐसा व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आएंगी इससे, क्योंकि सूर्य वैसे भी हमारी जीवनी शक्ति को प्रभावित करता है और यदि वो कमजोर और अकारक हो जाता है कुंडली में, तो स्वास्थ्य की संबंधी समस्याएं सूर्य अपनी दशा अंतरदशा में अवश्य देगा, या कोई अन्य ग्रह जो सूर्य के नक्षत्र में हो वो भी उसको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे सकता है। और ये सब कब होगा? जब एक इन ग्रहों से जुड़े हुए, इन भावों से जुड़े हुए ग्रहों की दशा या अंतरदशा चलेगी। अब मकर लग्न वालों को भी हम ले लेते हैं कि मकर लग्न में मंगल जो है वो चतुर्थ भाव और एकादश भाव, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामले में बहुत अच्छे फल देने वाला है। इसके अलावा यदि वो और किसी नक्षत्र में है जिसमें वो फल दे रहा है अच्छे, तो शिक्षा वाहन इन सब से जुड़े हुए भी अच्छे फल देगा। लेकिन क्योंकि ये बाधक भाव का स्वामी भी है और यदि इसके नक्षत्र में कोई ग्रह होता है तो, और वो छठे और आठवें से भी जुड़ता है लग्न के साथ, लग्न तो जुड़ती है तभी तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती है, और छठे और आठवें से भी जुड़ता है तो भी वो रोग चिंता या परेशानी बढ़ाने वाला होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चर लग्न वालों के लिए एकादश भाव का स्वामी, वहां स्थित ग्रह, उनके नक्षत्रों में स्थित ग्रह लाभ भी देंगे जो अपने कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए होंगे और अपनी मनोकामना भी पूर्ति करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य विषयक परेशानियां जो है वो बढ़ाएंगे। और वो कब बढ़ाएंगे? अपनी दशा अंतरदशा में स्वस्थ नहीं होंगे। अब हम स्थिर लग्न वालों की चर्चा कर लेते हैं कि स्थिर लग्न में वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशियां यदि लग्न पर होती हैं तो जातक का जन्म स्थिर लग्न में माना जाता है। इन जातकों के लिए नवम भाव जो है वो बाधक भाव है। तो वृषभ लग्न वालों के लिए नवम भाव का स्वामी शनि है भाई, जो दशम भाव का भी स्वामी है और राजयोग कारक भी है। तो जीवन में उन्नति भी देता है, स्थायित्व भी देता है। किंतु ये भी जब छठे आठवें भाव से जुड़े और लग्न से जुड़े, तो शनि और या इसके नक्षत्र में स्थित ग्रह जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य को अवश्य प्रभावित करेंगे। उसे जो भी तकलीफ होगी वो जल्दी ठीक नहीं होगी।
जब उस तक उसकी दशा अंतर्दशा समाप्त या प्रत्यंतर दशा समाप्त न हो जाए। सिंह लग्न वाले जातकों के लिए नवम भाव में मेष राशि, जिसका स्वामी मंगल है, जो चतुर्थ भाव का भी स्वामी है। तो मंगल जो है नवम और चतुर्थ भाव का स्वामी होने के कारण उच्च शिक्षा, पढ़ाई, जमीन जायदाद, ये सारे फल देंगे और भाग्य भी साथ देगा। लेकिन जब भी ये ग्रह या इसके नक्षत्र में स्थित ग्रह इसके साथ साथ लग्न छठे, लग्न आठवें, लग्न 12वें से जुड़ेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देंगे इनकी दशा अंतर्दशा में। और जब बाधक का प्रभाव जब तक रहेगा, बाधक भाव के स्वामी का या वहां स्थित ग्रह का, तब तक वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा। अब हम आते हैं वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न के लिए नवम भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा जो है यहाँ पर स्थित ग्रह, चंद्रमा स्वामी हो गया, यहाँ स्थित ग्रह जो है वो बाधक कहलाएंगे। और यदि वो बुध के नक्षत्र में हो, लग्न पे आ जाए चंद्रमा, जैसे सूर्य लग्न पे आ गया था तो चंद्रमा लग्न पे आता है, नीच का भी होता है, और बुध के नक्षत्र में हो गया तो अष्टम भाव से भी जुड़ गया। तो बुध के नक्षत्र में अष्टम भाव से जुड़ने पर वो अपनी दशा अंतर्दशा में रोगी को ठीक नहीं होने देगा, उसकी स्थिति और बिगाड़ेगा। लेकिन जब उसकी दशा खत्म हो जाएगी तो वो वापस हो। ये एक उदाहरण है मेरे पास। लग्न पे चंद्रमा है, वृश्चिक लग्न, बुध के नक्षत्र में है वो महिला, बुध चंद्रमा की महादशा में इतना अस्वस्थ रही, इतनी परेशान रही जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ तक कि वो जॉब छोड़ने की नौबत भी आ गई थी, क्योंकि नवा भाव भी है, नवा भाव जॉब भी छुड़वा देता है। लेकिन जैसे ही चंद्रमा की महादशा खत्म हुई, अब स्वस्थ है। मंगल की महादशा आ गई, लग्नेश अष्टमेश, मंगल उसका उच्च का था, तो सारी समस्याएं आउट ऑफ मतलब खत्म हो गई जैसे। तो कोई इस तरह से हमने चमत्कार देखा इसका। और अब आती है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न जो है स्थिर लग्न में अंतिम लग्न है, इसमें शुक्र चतुर्थेश है और भाग्येश भी। तो ये भी राजयोग कारक हो गया, और शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, वाहन के लिए, इन सब के लिए बहुत अच्छे फल देने वाला है। लेकिन बाधक भाव भी है। तो जब ये स्वास्थ्य से जुड़ता है या रोग से जुड़ता है, छठे भाव से, आठवें भाव से, तो ये अपनी दशा अंतर्दशा में रोग को और बढ़ा देगा। अब आप हम ये तो समझते ही हैं कि शुक्र किस तरह के रोग दे सकता है, शक्कर से जुड़े हुए, डायबिटीज, ये सब, तो वो बढ़ाता रहेगा और वो कंट्रोल में नहीं रहेगा। लेकिन यदि शुक्र की महादशा खत्म हो जाती है और आगे आने वाली दशा शुक्र से नहीं जुड़ती है, तो वापस वो स्वास्थ्य लाभ कर सकता है। अब अंत में आ जाती है हमारी द्विस्वभावक राशि, मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इसमें क्या है कि मिथुन और कन्या का स्वामी है बुध, और धनु और मीन का स्वामी है गुरु। तो यहाँ केंद्र में चारों राशियां, लेकिन इनके स्वामी सिर्फ दो ही हैं, बुध और गुरु। तो सबसे पहले हम मिथुन राशि ले लेते हैं, मिथुन लग्न। इनके लिए सप्तम भाव को बाधक माना गया है, यहाँ पर धनु राशि पड़ती है। अब हम ये भी हमेशा याद रखें, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सप्तम भाव हमारा प्रथम श्रेणी का मारक भाव भी कहा गया है। तो ये जो बाधक भाव होने से यहाँ मार्केश और बाधकेश दोनों तरह का रोल जो है सप्तम भाव का स्वामी प्ले करता है। अब यहाँ सप्तम भाव पर अगर मीन राशि है इनकी, सॉरी धनु राशि है, तो गुरु बाधक और मारक दोनों बनकर व्यक्ति को मृत्यु के द्वार तक भी ले जा सकते हैं। यदि उसकी आयु भी हो गई है, अब वो अस्वस्थ है और दशा भी चल रही है, तो काफी गंभीर स्थिति बन जाती है। लेकिन वो अपने सप्तम भाव से जुड़े हुए अन्य फल भी अवश्य ही प्रदान करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई और, क्योंकि पार्टनरशिप है, शादी ब्याह है, या कुछ और है, दूसरी संतान है, ये सारी चीजें भी होती रहेंगी, लेकिन स्वास्थ्य पे उसके बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा, है ना। अब हम देख लेते हैं कि धन मिथुन राशि हमने देख ली, अब कन्या लग्न की हम बात करें। सप्तम भाव पर यहाँ मीन राशि आ जाएगी, जिसका स्वामी भी गुरु ही है ना। गुरु सप्तमेश भी है और चतुर्थेश भी है। हालांकि मिथुन लग्न वालों के लिए वो दशमेश था, गुरु सप्तमेश और दशमेश था, तो वहां कार्य व्यापार से जुड़े हुए सारे कार्य उसने दिए। यहाँ पर वो चतुर्थेश हो गया है, तो सुख सुविधा में कोई कमी नहीं आएगी। शिक्षा का भी योग है, यदि उसकी शिक्षा की आयु है तो सप्तम भाव के सभी क्रियाकलापों का भी कारक रहेगा। लेकिन गुरु की दशा में लग्नेश अष्टमेश, लग्नेश षष्ठेश या लग्नेश और द्वादश भाव से जुड़े हुए ग्रहों की दशा, विशेष रूप से अंतरदशा चले, तो व्यक्ति अस्वस्थ रहता है।
स्थिति उतनी गंभीर नहीं होती है, लेकिन पूर्णतया स्वस्थ भी नहीं रह पाता, संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं करता। अब आती है धनु लग्न। धनु लग्न वालों के लिए बुध जो है वो मिथुन राशि का सप्तम भाव में रहती है, उसके लिए मिथुन राशि। तो बुध जो है सप्तम भाव और दशम भाव का स्वामी है। अच्छा व्यापार धंधा, अच्छा पारिवारिक जीवन सब तो बढ़िया चलता है, किंतु बुध की महादशा में अकारक भावों के स्वामियों की अंतरदशाओं में और साथ में लग्नेश भी जुड़ा हुआ हो तो व्यक्ति अस्वस्थ रहता है। यहाँ बाधक भाव मारक भाव का स्वामी भी हो गया, जैसा कि हमने पहले बात दिया, और उसमें राहु सेकेंड हाउस में बैठा हो तो उसकी या शनि की अंतरदशा में जातक को मृत्यु तक ले जा सकता है, क्योंकि शनि भी मार्केश हो जाता है इनका, और राहु यदि सेकेंड हाउस मकर राशि में बैठा है तो वो भी पाप ग्रह माना जाता है। तो ये स्थिति आ जाती है। अब आती है मीन लग्न। मीन लग्न वाले जातकों के लिए बुध जो है वो सप्तम भाव और चतुर्थ भाव का सुख सुविधा, जमीन जायदाद, जीवन साथी या व्यापार आदि का कारक है। ये सभी कार्य जातक अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा करता है, लेकिन जब बाधक के साथ साथ ये मारक भी है और लग्न छठा, आठवां या 12वें भाव से जुड़ता है तो मारक का काम भी कर सकता है या स्वस्थ भी रख सकता है। मैंने बता ही दिया है वो मारकेश का काम कब करेगा, क्योंकि वो बाधकेश भी है और मार्केश भी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रहों से और भावों से जुड़े जो सभी क्रियाकलापों का संचालन तो करेगा, लेकिन अकारक भावों से जुड़ने पर आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम भी करेगा और जीवन का अंत भी कर सकता है। पर मृत्यु के लिए हमें गहराई से उसकी आयु को देखना पड़ेगा, बारीकी से देखना पड़ेगा। हाँ, द्विस्वभावक राशियों में सप्तम भाव का स्वामी मारक और बाधक दोनों है तो वो ज्यादा घातक हो जाता है। बाकी अन्य लग्नों के लिए वो और अच्छे ही फल देने वाले हैं, अन्य सभी फल। तो सीधा सीधा अर्थ यह है कि बाधक भाव के स्वामी और इस भाव से जुड़े ग्रहों को स्वास्थ्य के अलावा किसी और में हानि पहुंचाने के रूप में न देखा जाए। केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देंगे, बाकी जो भी उनके क्रियाकलाप हैं, चतुर्थ लाभ, चतुर्थ नवम, वो सारे क्रियाकलाप वैसे ही चलेंगे, केवल वो अस्वस्थता अनुभव करें। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सटीक दीदी। हम लोग कुंडलियों पे अभ्यास करते ही रहते हैं, तो कई बारी जो अभ्यास में देखा गया है, अनुभव किया गया है, वो सभी चीजें आपकी बिल्कुल सटीकता से व्यक्तिगत अपने जीवन से भी जुड़ा हुआ लोग देख सकते हैं कि हमारे जीवन में जब बाधकेश की दशा आती है तो किस प्रकार की समस्याएं स्वास्थ्य संबंधित आती हैं और वो कितना लंबा चलती हैं, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने समझाया। आशा करता हूँ इस सभी विद्यार्थी और जिज्ञासु वर्ग के लिए लाभदायक था। आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज देती हैं। आपको जो सर्विस लेनी है आप उनको डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।